नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये घटना चक्र के तीसरे अध्याय को, इकोनॉमिक्स की घटना चक्र के तीसरे अध्याय को क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। और 27 क्वेश्चन तक तो हमने डिस्कस कर लिया था। तो जो 28वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है। तो जो सतत विकास या संपोषणीय विकास है, ये कहता है कि जो वर्तमान की जनसंख्या का सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए विकास करना चाहिए। तो ये आपके संपोषणीय विकास या सतत विकास है, या यूँ बोलें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा, या आपका सही आंसर होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा का जो प्रारंभ हुआ था आपके 1962 में वैज्ञानिक रचेल कार्सन की जो किताब थी साइलेंट स्प्रिंग से आया था। फिर 1968 में आपके फॉल आर एरलिच के द्वारा भी ये किताब लिखी गई थी, जिस किताब का नाम आपका द पॉपुलेशन बम था। इसमें अब इसको प्रकाशित किया गया था। और फिर 1987 में आपके ब्रटलैंड कमीशन आया था। इसमें एक रिपोर्ट आई थी जिसका शीर्षक था हमारा साझा भविष्य। इसके साथ इसको हाईलाइट किया गया था, यूं बल्कि संपोषणीय विकास की परिभाषा दी गई थी। और संपूर्ण विकास संसाधनों का उपयोग का एक आदर्श मॉडल है, जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ आपके पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। अगला सवाल कह रहा है कि इसका उद्देश्य आपके वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण न्यूनतम हो सके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉपुलेशन बम नामक किताब के लेखक कौन है। तो द पॉपुलेशन बम नामक किताब के जो लेखक हैं आपके पॉल आर एरलिच है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों को वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, यह किस प्रकार की विकास कहलाएगा। तो जो सतत विकास है, ये सतत विकास का मतलब होता है कि ऐसे इस तरह का विकास हो कि वर्तमान की पीढ़ी की जरूरत पूरी हो, और जो आने वाली जो भविष्य की जो पीढ़ियाँ है उसके लिए भी संसाधन बचे रहें, या उसके लिए भी उसके विकास की बात भी हो, या उनके लिए भी संसाधनों की बात हो। तो ये आपके सतत विकास की कहलाता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सतत विकास में आपके भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर वर्तमान का विकास किया जाता है। सतत विकास संसाधनों का प्रयोग एक आदर्श मॉडल है, जो बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ आपके पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। इसका उद्देश्य है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए उसका इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण न्यूनतम हो। अगला सवाल कह रहा है कि संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने में को हम क्या कहते हैं। तो संसाधनों का उपयोग तथा भविष्य के लिए जो संरक्षण की जो आवश्यकता जो संतुलित करने की जो हम कहते हैं, ये इसको आपके सतत विकास कहते हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए संरक्षण की आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिए आपके सतत विकास कहा जाता है, जबकि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगला सवाल कह रहा है कि धारणीय विकास भावी पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के द्वारा स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। तो यह आपके धारण क्षमता से जुड़ा हुआ है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। जो धारण क्षमता या वहन क्षमता का मतलब है कि किसी विशेष संसाधन द्वारा अपने भीतर जीवों को अधिकतम संख्या को बनाए रखने की क्षमता है। अतः इसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं की पारिस्थितिक तंत्र के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर पूरा किया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि सतत विकास का आधार है। तो सतत विकास का जो आधार है, ये आपके पर्यावरणीय दृष्टिकोण से है। इस वजह से ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ये हमने देख लिया था कि 1962 में आपके रचेल कर्सन की किताब साइलेंट स्प्रिंग में भी आपके सतत विकास की बात हुई थी। फिर 1968 में जो एच एरलिच की जो किताब थी द पॉपुलेशन बम, इसमें भी सतत विकास की बात हुई थी। फिर 1987 में आपके ब्रटलैंड कमीशन आया था। इसमें जो रिपोर्ट आई थी हमारा साझा भविष्य, इसमें भी इसको प्रकाशित किया गया था, और इसमें सतत विकास की परिभाषा दी गई थी। अगला सवाल कह रहा है कि स्थायी स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है।
तो स्थायी विकास आपके जो प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी विकास से संबंधित है, या यूं बोले कि स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता को की घटना है, तो ये आपके प्राकृतिक संसाधनों की घटना है। इस वजह से जो है ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय अभिप्राय है। तो सतत आर्थिक विकास का मतलब है कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ आपके भविष्य के आर्थिक विकास की भी बात की जाए। इस वजह से जो है ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। इसमें तीन कथन दिए गए और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में को कम करती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो चक्रीय अर्थव्यवस्था होती है इसमें चीज़ों को रिसाइकिल किया जाता है और ये आपके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो चक्रीय अर्थव्यवस्था ये आपके जो पुरानी चीज़ें उसको बार बार यूज़ करते हैं और इसलिए कच्चे माल के प्रयोग को इसको कम करती है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। ये आपके अपव्यय को भी कम करती है। तो इसमें पहला दूसरा तीनों ही कथन ठीक है और जो दूसरा तीसरा कथन है ये आपके पहले कथन की व्याख्या कर रहा है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि नीम राणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है ये अवस्थित है। तो नीम राणा का जो टिकाऊ आर्थिक विकास का जो मॉडल है ये आपका राजस्थान में देखने को मिलेगा। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। नीम राणा राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है और यहाँ पर किए गए लगभग सभी विकास के कार्य जो है आपके टिकाऊ आर्थिक विकास मॉडल पर ही आधारित है। अगला सवाल कह रहा है कि सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है, या पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब है कि सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन करना है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य आपके सांस्कृतिक अखंडता, पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन करना। यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा पोषकीय पर्यटन हेतु 12 लक्ष्यों को परिभाषित किया गया है। जैसे आपके आर्थिक व्यवहार्यता, इकोनॉमिक वेलाइटिविटी है, स्थानीय समृद्धि हो गई, लोकल प्रॉस्पेरिटी हो गई, रोजगार की गुणवत्ता हो गई, एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी हो गई है ना, सामाजिक समानता होगी, स्थानीय नियंत्रण हो गया, सामुदायिक भलाई हो, कम्युनिटी वेलफेयर वेलफेयर हो गई, सांस्कृतिक समृद्धि हो, कल्चर रिचनेस हो गया, भौतिक अखंडता हो गई, जैविक विविधता हो गई, संसाधन दक्षता हो गई। तो आपके ध्यान में 12 लक्ष्य पर्यावरण ये आपके पर्यटन पोषकीय पर्यटन से संबंधित है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास के साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया था। तो भारत ने आपके जो नीली अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो टास्क फोर्स का जो निर्माण किया था ये आपके नॉर्वे के साथ किया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस उस देश के सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में समझा जा सकता है। तो समाज में अगर आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर हो तो इसको आपके सोशल कैपिटलिस्ट, या यूं बोलेंगे सामाजिक पूंजी के रूप में इसको समझा जाएगा। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। जो सामाजिक पूंजी का अर्थ समाज के लोगों के जो बीच होता है, यहाँ पे परस्पर सहयोग की भावना होती है, साझा मूल्य होता है, परस्पर विश्वास होता है, साझी पहचान की भावना होती है, अंतर व्यक्तिक संबंध होते हैं और एक साझी समझ होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी के निर्माण के लिए बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा पहला कथन कहता है कि किसी देश के व्यक्ति का अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। तो पहला कथन गलत है। अगर मानव पूंजी का निर्माण को देखा जाए तो मानव पूंजी जो अगर व्यक्ति अधिक पूंजी का अगर संचय करेगा तो वो तभी संचय कर पाएगा जब आपके मानव पूंजी का निर्माण हो जाएगा, तो ये संचय उसके बाद हो पाएगा। तो पहला गलत है। देश के लोगों का ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। अगर किसी देश के लोगों का ज्ञान कौशल और उसकी क्षमताओं में वृद्धि होती है तो आपके मानव कैपिटल का निर्माण होगा।
तीसरा कथन कह रहा है कि गोचर धन का संचय हो पाता है, तो गोचर धन का संचय नहीं हो पाता है बल्कि आपके अगोचर धन का संचय हो पाता है। तो इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। दूसरा पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत, चौथा कथन सही है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। मानव पूंजी निर्माण का तात्पर्य देश के लोगों में कौशल संवर्धन और उसकी समझ और क्षमताओं के विस्तार से है। किसी देश के लोगों को सामान्य श्रमिक से एक अधिक दक्ष और कुशल व्यक्ति के रूप में रूपांतरित करने हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया को ही मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया कहा जाता है। मानव पूंजी निर्माण से देश में अगोचर संपत्ति जैसे आपका ज्ञान हो गया, नैतिकता हो गई, बौद्धिक संपदा आदि का संचय होता है। यद्यपि मानव पूंजी निर्माण में गोचर संपत्तियां भी बढ़ती है और व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय करने पाने में समर्थ्यान भी हो जाता है, परंतु यह मानव पूंजी के निर्माण की प्रक्रिया न होकर इसका परिणाम होती है। अगला सवाल कह रहा है कि एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या की प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करना। तो अगर किसी देश के व्यक्तियों के द्वारा अधिक पूंजी संचय की जाती है तो उससे आपकी मानव पूंजी का निर्माण नहीं हो सकता है, तो पहला कथन तो गलत है। ज्ञान में वृद्धि करना, अगर किसी देश में के ज्ञान में वृद्धि की जाती है तो उसमें मानव पूंजी का निर्माण होगा, तो दूसरा कथन ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि कौशल स्तरों में वृद्धि करना, और किसी के आपकी स्किल को अगर डेवलपमेंट किया जाता है तो वो भी आपके मानव पूंजी का निर्माण करेगा, किसी देश की मानव पूंजी का निर्माण कराएगा, तो दूसरा कथन भी ठीक है। देश के लोगों में ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को, तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। अगर किसी देश के लोगों को ज्ञान कौशल और उसकी क्षमताओं में वृद्धि की जाती है तो उसमें उस देश में आपके मानव पूंजी का निर्माण हो सकता है। तो इसमें पहला कथन तो गलत है, दूसरा तीसरा चौथा कथन सही है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी इसमें तीनों ये कथन नहीं दिए गए हैं। तो इसमें इसमें जो इसको अपने हिसाब से देख लेना, जिसमें तीन कथन तो ठीक है लेकिन पहला कथन गलत है। इस और इन्होंने इसमें आंसर फोर को दिया क्योंकि इसमें आपके ज्ञान कौशल और क्षमताओं को इसमें दिखाया जाता है, तो ज्ञान भी यहाँ भी है, कौशल यहाँ भी है। तो अगर इन सब में वृद्धि होती है तो किसी देश के मानव पूंजी का निर्माण हो सकता है। शिक्षा में निवेश शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी में परिवर्तित करता है। इस प्रकार मानव पूंजी बढ़ी हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक अर्जित योग्यता और समझबूझ किए गए निवेशगत निर्णयों का परिणाम है जो भविष्य में आय स्रोतों से वृद्धि की अपेक्षा किए जाते हैं। शिक्षा में निवेश कार्यस्थल प्रशिक्षण स्वास्थ्य प्रवसन सूचना मानव पूंजी के निर्माण के स्रोत है। अगला सवाल कह रहा है कि कौशल विकास योजना बढ़ाती है, तो कौशल विकास योजना जो बढ़ाती है आपके मानव पूंजी को बढ़ाती है, इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। कुशल सेहतमंद सुशिक्षित नागरिक ही किसी देश के विकास की कुंजी होते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी की भूमिका के बारे में अर्थशास्त्री गैरी बिगर ने कहा था कि मानव पूंजी का आशय दक्षता शिक्षा स्वास्थ्य लोगों के प्रशिक्षण से है। यह पूंजी यह पूंजी है क्योंकि ये दक्षताएं लंबे समय तक हमारा अंग उसी तरह बनी रहेगी जैसे कोई मशीन संयंत्र फैक्ट्री उत्पादन का हिस्सा बने रहते हैं। वर्तमान में भारत के युवाओं का देश है जहां लगभग 62.5% की जनसंख्या आपकी कार्यशील जनसंख्या है और देश के विकास में इस युवा शक्ति का अहम योगदान है। देखते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी और ये शुरुआत आपके 2015 में शुरू की गई थी। और इस योजना के माध्यम से आपके युवाओं को आपके कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालता है। तो शिक्षा जो है ये आपके मानव पूंजी के निर्माण में प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। प्रशिक्षण भी आपके मानव पूंजी के ऊपर डायरेक्ट असर डालता है। चिकित्सीय देखभाल भी आपके मानव पूंजी के निर्माण में डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। लेकिन सिंचाई का प्रभाव आपके मानव पूंजी के निर्माण में डायरेक्ट असर नहीं होता है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। शिक्षा में निवेश मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त आपके स्वास्थ्य में निवेश कार्य के दौरान प्रशिक्षण प्रबंधन सूचना आदि मानव पूंजी के निर्माण के अन्य स्रोत है। अगला सवाल कह रहा है कि ये भी आपके कथन कारण वाला कह रहा है। कथन कह रहा है कि मानव पूंजी में निवेश
के लिए भविष्य में लाभ मिलता है। तो कथन बिल्कुल ठीक है, मानव पूंजी में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ये भविष्य में आपको लाभ देता है। कारण कह रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। तो कारण बिल्कुल ठीक है, अगर शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ये आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है। तो कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। मानव पूंजी में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास आदि पर किया गया व्यय व्यक्ति के उत्पादन क्षमता, आजीवन आय और रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है। और ये आपके भविष्य में यानी यूं बोले कि दीर्घकाल में उच्च आय, बेहतर रोजगार और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के रूप को ये प्राप्त करता है। क्योंकि शिक्षा ज्ञान कौशल और संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ाती है, और स्वास्थ्य बेहतर से शारीरिक और मानसिक रूप से भी आदमी मजबूत होता है। अगला सवाल कह रहा है कि मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। तो मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग जो है ये आपके संसाधनों को समुचित का प्रयोग करता है। उत्पादकता में वृद्धि होती है, कुशलता में विकास होता है। तो इसमें सारे ही ऑप्शन ठीक है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन था। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में जो पहले स्थान पर था ये आपका सिंगापुर था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है कि अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास किया जाए, कृषि को पुनरुद्धार किया जाए, और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं को की आधिकारिक उपलब्धता करी जाए। तभी आपके समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो इसमें सारे ही जो ऑप्शन है ये आपके सही है, तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित निम्न में से किस एक में समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है। तो अगर कृषि का विकास किया जाए तो आपके समावेशित विकास को बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीणों का विकास किया जाए तो आपके ये समावेशी विकास की कह सकते हैं। कृषकों को पर्याप्त साख सुविधा दी जाए तो ये भी आपके समावेशी विकास का सहायक हो सकता है। लेकिन राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से आपके समावेशी विकास से कोई ताल्लुकात नहीं है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। समावेशी विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ की समग्रता के साथ विकास की बहुआयामी अवधारणा है। इसमें बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ आपके शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को बेहतर अवसरों उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके साथ गरीबी को कम किया जाना इसका प्रमुख आयाम है। केवल राष्ट्रीय आय की उच्च वृद्धि दर से समावेशी विकास बढ़ने की आशा नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। पहला कथन कह रहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना ये आपके समावेशी शासन का अंग नहीं है। तो पहला कथन तो गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना। तो ये आपका समावेशी शासन का अंग है। जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना भी आपके समावेशी शासन का अंग है। दोपहर का भोजन योजना को सशक्तिकरण करना ये भी आपके समावेशी शासन का अंग है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। समावेशी शासन से तात्पर्य है कि समाज के सभी वर्गों को समान रूप से शासन के द्वारा प्रदत्त सुविधाएं प्रदान की जाए। सभी जिलों में आपके प्रभावशाली जिला समितियों की स्थापना करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय को बढ़ोतरी करना, मध्य मध्य भोजन योजना को सशक्तिकरण प्रदान करना आदि समावेशी शासन के अंग है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करने समावेशी शासन का भाग नहीं माना जा सकता है। अगला सवाल कह रहा है कि सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन से कार्य सहायक साबित हो सकते हैं। तो अगर स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर प्रोत्साहन कर दिया जाता है तो ये आपके गवर्नमेंट की जो समावेशिता है उसको बढ़ाने का काम करेगी। तो पहला कथन ठीक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को अगर प्रोत्साहन किया जाए तो भी आपके समावेशित विकास को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा कथन भी ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया जाता है तो भी आपके समावेशिता में वृद्धि हो सकती है। तो ये तीनों ही कथन आपके समावेशिता की वृद्धि में सहायक हो सकते हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
समावेशी वृद्धि से तात्पर्य समाज के सभी वर्गों तक सभी संसाधनों को लाभ के समान रूप से पहुंचाने से है। विशेषकर इसका उद्देश्य निम्न वर्ग पर विशेष ध्यान देकर समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य आर्थिक सामाजिक विषमताओं को कम करना है। सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को देना प्रत्यक्ष रूप से सहायक हो सकते हैं। वहीं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लागू होने से वंचित तबकों के बच्चों को शिक्षा ग्रहण कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है और तदनुसार समावेशी वृद्धि में को पोषित करेंगे। और इस चैप्टर का जो अंतिम सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? तो ये आपके 2011-12 का जो आर्थिक सर्वेक्षण था, इसमें पहली बार आपके धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन के नवीन अध्याय को जोड़ा गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। 2011-12 में आर्थिक सर्वेक्षण की पहली बार आपके धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन के नाम नवीन अध्याय को जोड़ा गया था। तो ये आपके घटना चक्र का जो तीसरा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। और इससे आगे हम जो घटना चक्र का जो चौथा चैप्टर है कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र को देखने की कोशिश करेंगे।